What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स की तरफ और पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों ने 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट करते हैं और मेजर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर और मुझे लगता है मैक्सिमम थ्योरी का आएगा, उसके बाद सब प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स में शुरू हो जाएगा। तो होपफुली सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से अपना सारा काम कंप्लीट करते चलो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे हुए तो चैप्टर को शुरू करते हैं गाइस। और सबसे पहले हमारे पास क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली यही है, चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना, एक वेल मैनर्ड वे में लगाना कि हम लोग उससे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ, हम लोग उससे कुछ ना कुछ कॉन्क्लूजन्स ले पाएँ। स्टैटिस्टिक्स बना ही किस लिए था? स्टैटिस्टिक्स इसीलिए बना था ताकि हम स्टैट्स को, फिगर्स को एनालाइज कर पाएँ और उनके बेसिस पे फॉरकास्टिंग कर पाएँ कि फ्यूचर में कैसा, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आने वाले टाइम में प्राइसेस इतने बढ़ सकते हैं, महंगाई इतनी बढ़ सकती है, पॉपुलेशन इतनी हो सकती है। तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म, इस तरीके से दैट कंपैरिजन बिकम्स इजी, कंपैरिजन आसान हो जाए, हम लोग चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ एंड कॉन्क्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, और इससे क्या निकाले जा सकें? कॉन्क्लूजन्स। कॉन्क्लूजन्स मतलब हम किसी ना किसी चीज़ का एक रिजल्ट बता पाएँ कि ये इससे हो सकता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन आपका दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज आपने डेटा करना है, सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने के बाद आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ता है ताकि आप इजीली उससे कंक्लूड कर पाओ चीज़ें। क्लासिफिकेशन मतलब इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स। आपको ग्रुप्स बनाने हैं या फिर क्लासेस बनानी है अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंसेज एंड एफिनिटीज। रिजेम्बलेंसेज एंड एफिनिटीज का मतलब है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली। सपोज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में हमें एजुकेशन लिटरेसी रेट पता करना है, तो हम लोग इस तरीके से डेटा को क्लासीफाई करेंगे कि लिटरेट अलग, इलिटरेट अलग, या फिर हम लोगों को ये देखना है कि बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, तो हम इस तरीके से डेटा को क्लासीफाई करेंगे कि बर्थ रेट वाला प्रोपोर्शन अलग, डेथ रेट वाला प्रोपोर्शन अलग। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। चीज़ों को क्लासीफाई करना कि पंजाब हरियाणा में कौन सा, जैसे आप एक तो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम डेटा ये निकाल रहे हैं कि क्या एजुकेशन चल रहा है। एजुकेशन के लिए मैंने डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, लिटरेसी रेट के लिए मैंने सारे एक तरफ रख लिए, सारे कागजात एक तरफ कर लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि पंजाब वर्सेस यूपी कौन से स्टेट में ज़्यादा लिटरेसी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? क्लासिफिकेशन करूँगा। मैं ऑन द बेस ऑफ टेरिटरीज इसका डिवीजन करके चलूँगा। ये होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करा जाता है क्लासिफिकेशन? हम जब हमने ऑर्गेनाइज कर ही दिया, फिर क्लासिफिकेशन क्यों, उसको दोबारा हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये जो डेटा होता है ना, ये काफ़ी बल्क में होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना लाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट क्लासीफाई करना। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला फायदा, इससे सिंपल हो जाता है डेटा। नंबर 2 यूटिलिटी, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और ज़्यादा आप उससे सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है कि आपको ज़्यादा हेडेक लगाना पड़े, सिर दर्द हो, लेकिन यहाँ पे क्लासीफाई करने के बाद उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाती है। नंबर 3 डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्ट कर रहा है ना कि यूपी में इतना, पंजाब में इतना, अलग अलग दिखा रहा है, डिस्टिंक्टिवनेस शो कर रहा है, ये भी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 4 कंपेरेबिलिटी, क्लासिफिकेशन से आप कंपेयर कर सकते हो। मैंने कंपेयर ही तो करा यूपी वर्सेस हरियाणा या यूपी वर्सेस पंजाब, तो अल्टीमेटली कंपेरेबिलिटी ईजी हो जाती है और कंपैरिजन करना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। नंबर 5 साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन में जो अरेंजमेंट है वो साइंटिफिक मैनर में होता है। साइंटिफिक मैनर का मतलब है कि एक वेल डिफाइंड मैनर में होता है, प्रॉपरली। जो बड़े हमारे बहुत सारे इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो करते आए हैं, उन्होंने प्रोसेस दिया है, सिस्टम दिया है कि आपको कैसे क्लासीफाई करना है, तो साइंटिफिक मैनर में होता है, एक अच्छा समझ में आता है। और लास्ट अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, इससे डेटा अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी हम उसको देख के काम कर सकते हैं, और इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव मीन्स व्हाट? इफेक्टिव मीन्स आप उससे कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। अब वो वेस्ट डेटा नहीं है, कई बार डेटा वेस्ट पड़ा रहता है, लेकिन ये इफेक्टिव बन जाता है आफ्टर क्लासिफिकेशन। अब क्लासीफाई तो कर दिया, कई लोग क्लासिफिकेशन भी इतना पुअर करते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। तो क्लासिफिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे क्लासिफिकेशन के? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन आर, नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव। ये कैसा होता है? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी डिटेल्ड होना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो।
अगर पॉइंट मिस हो रहा है तो फिर वो एक अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है। एक अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या क्वालिटी है? इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव यानी डिटेल्ड। नंबर 2, क्लैरिटी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो रीडर के मन में डाउट क्लियर करे या डाउट लेके आए, समझ रहे हो, डाउट क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए और उसको कोई प्रॉब्लम ही ना आए अपना कंक्लूजन देने में। तो क्लियर होना चाहिए। अगला, होमोजीनियस, होमोजिनिटी। इसका मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के एक साथ होने चाहिए। अगर आप लिटरेसी निकाल रहे हो तो वहाँ पे हाइट वेट का डेटा लिखने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता। आपने निकालनी लिटरेसी और आप वहाँ हाइट वेट लिख रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो हमेशा होमोजीनियस डेटा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डेटा एक साथ रखना चाहिए। सूटेबिलिटी, जो डेटा है एज पर योर सूटेबिलिटी, एज पर योर स्टडी होना चाहिए। अगर आप इसको ओवरबर्डन करोगे, ओवरलोड करोगे तो बिना बात का कन्फ्यूजन, बिना बात की बोरिंगनेस क्रिएट हो जाएगी, सामने वाला बोर हो जाएगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं। हमने देखा ना, जितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं कंपनीज दिखाती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी फाइल बना के रखती हैं। क्यों रखती हैं? ताकि कोई पढ़े ही ना, इतना कोई नहीं पढ़ता। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा कैसा होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो वो ही होना चाहिए। नंबर 5, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स व्हाट? इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। उसके अंदर ऐसा सिस्टम से आप बनाओ कि अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप चेंजेस करवाओ, इसको रिजिड मत बनाओ, ठीक है। डेटा मस्ट नॉट बी ऑफ रिजिड करेक्टर, इट मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कि एज पर योर सिचुएशन अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाओ। ये क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छी क्लासिफिकेशन की, जो कि एक अच्छी क्लासिफिकेशन को शो करती हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये हैं हमारे पास द ऑब्जेक्टिव्स। किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये? क्लासिफिकेशन के। तो ये थे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। चलो कुछ और टॉपिक्स देखते हैं आगे। अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको स्टार मार्क कर लेना, सावधान इंडिया लिख लेना। सावधान इंडिया क्वेश्चन का मतलब कि पेपर में आने के हाई चांसेस। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि जब आपने ये तो बता दिया कि डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को और इजी बनाने के लिए, लेकिन वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे करा जा सकता है? तो देखो, क्लासिफिकेशन हमारे पास 4 तरीके से हो सकता है। ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। कौन कौन सा? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब समझो सबसे पहले कौन सा होता है हमारे पास? ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब ही क्या होता है? जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन करा था ना कि पंजाब में इतना और हरियाणा में इतना और यूपी में इतना, इस तरीके से अगर मैं लोकेशनल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, लोकेशन वाइज कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा मैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बात समझे? तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं? लोकेशनल डिफरेंसेस कवर अप हो जाते हैं। यानी अगर आप कोई टेबल देख रहे हो जिसके अंदर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है? लोकेशन के बेसिस पे हुआ है। तो आप वहाँ बोलोगे कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल देख ली कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि हम ले रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये बोला गया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस तरीके से आप ले रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। तो ये अल्टीमेटली जो क्लासिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे स्टेट होगा और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हुआ है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? क्रोनोलॉजिकल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजिकल किस बेसिस पे होता है? क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ और सिर्फ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यूपी का है। सिर्फ और सिर्फ किसका है? यूपी का है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ यूपी। अब इसमें ऐसे बोला कि 2018 में इतना था, 2019 में इतना था, 2020 में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल। बात समझे? आप कहीं पे भी क्रोनोलॉजिकल वर्ड आए उसको समझ जाना, हमेशा डेट वाइज या टाइम वाइज बात हो रही होगी। क्लियर? अब 2 समझ में आए। पहला ज्योग्राफिकल यानी स्टेट वाइज, टेरिटरी वाइज, लोकेशन वाइज। क्रोनोलॉजिकल टाइम वाइज, ठीक है। तीसरा आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास क्वालिटी बताती हैं, जैसे लिटरेसी, जैसे स्किल। तो कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, या फिर कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, या फिर क्या हमारे पास ऑनेस्टी किस एरिया में कितना है,
या फिर किस एरिया में कितनी ज़्यादा चोरी है, ये अल्टीमेटली सब क्वालिटीज़ हैं, अच्छी बुरी क्वालिटीज़। तो अगर कोई डेटा अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ क्लासीफाई हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, क्वालिटेटिव डेटा। बात समझे। अब क्वालिटेटिव डेटा भी दो तरीके का हो सकता है। कितने टाइप्स का हो सकता है, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स, सबसे पहला सिंपल, उसके बाद मैनीफोल्ड। अब सिंपल और मैनीफोल्ड क्या है ये, देखो सिंपल में एक क्वालिटी करके उसको खत्म कर दिया जाता है कि बस डेटा बनाया और ऑन द बेस ऑफ 1 क्वालिटी क्लासीफाई कर दिया। लेकिन मैनीफोल्ड में उस क्वालिटी को फर्दर और क्वालिटीज़ में भी डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया क्लासिफिकेशन, हमने ले लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉइज को क्लासीफाई करना शुरू कर रहे हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ऑफ डेटा, मैं हटा रहा हूँ। तो हम लोग एम्प्लॉइज को क्लासीफाई कर रहे हैं और क्लासीफाई करते हुए हमने कहा कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स। बस मैंने ऐसे दिखा दिया कि हाउ मेनी ऑफ देम आर स्किल्ड एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर अनस्किल्ड। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड एक क्वालिटी है, जिसमें है स्किल्ड है वो क्वालिटी अच्छी है, जिनमें नहीं है वो अलग है। तो ये हो गया मेरा सिंपल क्लासिफिकेशन, मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया इसको। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको फर्दर और डिवाइड कर दिया। हमने कहा स्किल्ड में ये देखते हैं कि जिनके पास स्किल्स हैं उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि लिटरेट, एक तरीके से लिटरेट कितने हैं, क्योंकि स्किल होने का मतलब जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना। लिटरेट, दूसरा इलिटरेट। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी फैक्ट्री में कोई कारपेंटर काम करता है, तो कारपेंटर के पास स्किल है, वो एक काम करता है बढ़िया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है वो इलिटरेट हो, बस काम आता हो, समझे। तो ऐसे ही अनस्किल्ड में भी हमने देख लिया कि कई लोग सिर्फ पढ़ लिख तो लेते हैं, मतलब वही डिग्री ले लेते हैं, आता उन्हें कुछ नहीं, तो लिटरेट और इलिटरेट कर दिया। अब इसके बाद हमने और भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये जो लिटरेट है ये अर्बन एरिया से है या रूरल एरिया से है। सिमिलरली ये भी अर्बन से है या रूरल से है, सिमिलरली ये भी अर्बन से है या रूरल से है, ये भी अर्बन से है या रूरल से है। तो हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन करी, बात समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड का मतलब मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, आप बस उसको अलग अलग खोलते जाओ, ओपन करते जाओ, तो ये हो जाता है मैनीफोल्ड। क्लियर हुआ। तो ज्योग्राफिकल बताया मैंने आपको एरिया वाइज, क्रोनोलॉजिकल बता दिया मैंने आपको टाइम वाइज, क्वालिटेटिव बता दिया मैंने आपको क्वालिटी वाइज। क्वालिटी में 2 हो सकते हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट होता है क्वांटिटेटिव। मोस्टली सभी डेटा क्वांटिटेटिव ही होता है, डेटा तो है ही क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, जो न्यूमेरिकल फिगर्स में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी का ही आप टेबल बना रहे हो, ये हटा रहा हूँ मैं, ये सब हटा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं करा होगा तो पीछे से नोट डाउन कर लेना पीछे करके। मैं बीच बीच में कई बार तो आउट ऑफ फ्रेम चला जाता हूँ ताकि आप लोग अगर लिखना हो आराम से लिख पाओ। अब देखो क्या क्वांटिटेटिव में मैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज या कंपनी में टोटल वर्कर्स की बात करता हूँ। वर्कर्स इन कंपनी, कंपैरिजन ऑफ इनकम, कंपैरिजन ऑफ इनकम। अब हमने कंपैरिजन ऑफ इनकम में लिखा कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी अप टू 20,000 की इनकम है, उसके बाद ऐसे कितने हैं जिनकी इनकम 20 से 50,000 के बीच में है, फिर ऐसे कौन कौन से वर्कर्स हैं जिनकी 50,000 से 80,000 के बीच में है, फिर ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम मोर देन 80,000 है। अब वर्कर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है, वो हर लेवल पे काम करने वाला वर्कर हो सकता है। ठीक हुआ। अब हमने कहा कि अप टू 20,000 वाले 20 हैं, 20 से 50 वाले 10 हैं, 50 से 80 वाले 4 हैं और मोर देन 80 वाले 3 हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब जो क्लासिफिकेशन करा है वो ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स करा है कि इधर भी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं और इधर तो हमेशा होगा ही, क्योंकि डेटा है, डेटा तो नंबर्स में ही होगा। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यहाँ आ गया। अभी तक यहाँ पे स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेरिटरी आदि, पंजाब, यूपी, हरियाणा, ये बात हो रही थी। तो ये जो क्लासिफिकेशन का वे है या जो बेसिस है ये चेंज हो गया। बात समझो, इसी बेसिस का सवाल है ये। देखो यहाँ पे बेसिस क्या था, यहाँ पे भी फिगर्स थे, टाइम वाला, टाइम था तो क्रोनोलॉजिकल। अगर यहाँ पे लोकेशन आ रहा था पंजाब, यूपी, हरियाणा, तो फिर वो ज्योग्राफिकल। स्किल्ड, अनस्किल्ड आ रहा था तो वो क्वालिटेटिव। अब अगर ये नंबर्स आ गए तो अब ये क्वांटिटेटिव। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 4 तरीके के हो गए, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल किसी भी एक फिनोमिना को बोलते हैं जो टाइम के साथ चेंज होता है, उसको क्या बोलूंगा? वेरिएबल। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फिनोमिना विच इज
कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, हम मेजर कर सकते हैं उसको, एंड इट्स चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। कोई भी फिनोमिना, मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर कर पा रहे हो और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल। आपका वेट मेजर कर पा रहे हो, चेंज होता है, हाइट, आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब टाइम के साथ चेंज होते हैं और मेजर भी कर सकते हो, आप उसको क्या बोलते हो, वेरिएबल। अब वेरिएबल दो तरीके का हो सकता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है, द वेरिएबल्स विद जंप्स इन कंप्लीट नंबर्स, जो कंप्लीट नंबर्स में जंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब कंप्लीट नंबर्स कैसे, कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे, 15, 20, 25, 30, कभी ऐसा हुआ 30.1 स्टूडेंट्स, 30.2 स्टूडेंट्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। कंप्लीट नंबर्स में होता है ना, जैसे कई बार होता है कि कई स्टूडेंट्स की हाइट छोटी होती है तो उसको बोलते हैं कि 5 तो ये पूरे हैं और ये आधा है तो ये 5.5 है, तो ऐसा वो मजाक चलता है, समझ रहे हो। दिस इज जस्ट फॉर फन, क्लासमेट्स आपस में करते हैं, आप सब करते होगे। तो बेसिकली डिस्क्रीट वो हैं जो कंप्लीट नंबर्स में चलते हैं, और कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, दे एज्यूम अ रेंज ऑफ वेरिएबल, इसका एक रेंज होता है, एंड नॉट इंक्रीज इन कंप्लीट जंप्स बट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे आपकी हाइट, क्या किसी की हाइट 4 फीट से 5 फीट हुई सीधी, या 5 to 6 हुई, हाइट कैसे चलती है, हम दिखाएंगे 5 फीट एंड 1 इंच, ऐसे ही 5 फीट 2 इंच, इस तरीके से। तो ये हमारे पास, या फिर वेट्स हम क्या दिखाते हैं, 18.2 kg, इस तरीके से होता है ना, 60.5 kg, 60.2 kg। तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर्स में नहीं जा रहा, हाइट किसी की 4 के बाद 5 नहीं जाएगी, 5 के बाद 6 नहीं जाएगी, वो एक रेंज एज्यूम करके चलता है, तो वो होगा कॉन्टिन्यूस। यानी डिस्क्रीट में कंप्लीट नंबर्स में जंप होगा और कॉन्टिन्यूस में एक रेंज एज्यूम करके उस रेंज के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट जंप हो जाए। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज अ रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है, तो डेटा जैसा आपने कलेक्ट करा क्रूड फॉर्म में वैसे का वैसा, मतलब उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको क्या बोलता हूँ मैं, रॉ डेटा। द डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा, उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। अब समझने वाला टॉपिक आता है कि व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हटा दूँ, मैं यही ढूंढ रहा था। टाइप्स ऑफ सीरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हमें सीखना है, तो हमें इसको ध्यान से समझना होगा। टाइप्स ऑफ सीरीज दो तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल में क्या होता है, आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, बस आपको आइटम्स दी हुई हैं वो आपको पता चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि क्लास में रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स हैं, और इन 10 स्टूडेंट्स के नंबर आए आउट ऑफ 20, इसका आया 15 13 12 15 18 19 20 19 11 14, ये मार्क्स आए। तो सीरियल नंबर के हिसाब से बस मार्क्स दिए हुए हैं, तो आइटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, ये इंडिविजुअल सीरीज है। बस ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। या फिर आप इनको एज पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हो। आप सीरियल नंबर भूल जाओ, ये सीरियल नंबर भूल जाओ, बस आप इन्हें अरेंज कर दो इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। तो इस सीरीज को क्या बोलूँगा, इंडिविजुअल सीरीज, समझे। ऐसे ही होता है अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगली सीरीज कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ, कितनी बार एक आइटम ने रिपीट करा है अपने आप को, उसको क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी दो होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे चलता है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखता हूँ मैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। आउट ऑफ 20 हम लोग मार्क्स लिखते हैं कि आए 15 11 12 18 15 16 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13, फिर 14 10 12 15 16 17 18 19 11 10, ये हमने ले लिया 20 स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 स्टूडेंट्स के हो गए। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, ये मार्क्स होंगे, मार्क्स के साथ साथ ये होगा कि कितने स्टूडेंट्स के रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना शुरू करूँगा कि जनरली बच्चों के 10 से लेकर 20 तक मार्क्स हैं, तो मैं लिखूँगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 10 से लेता हूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बस इतना ही है, 20 किसी के नहीं है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। वो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है? टेली मार्क्स लगा के। आप क्या लगा सकते हो? टेली मार्क्स। जैसे सबसे पहले है 15, तो 15 पे आपने एक टेली मार्क लगा दिया, फिर 11 एक आपने 11 पे लगा दिया, फिर 12 एक 12 पे लगा दिया, फिर 18 पे लगा दिया, 15 फिर 15 पे लग गया, 16 पे लग गया, 17 पे लग गया, 19 पे लग गया, फिर 12 13, उसके बाद 14 ये 14 पे आ गया, 14 पे आ गया, 14 के बाद 10 फिर 12 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर 11 और फिर 10। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, देखो 2 2 3 1 1 3 2 2 2 और 2, काउंट कर लो, देखो 2 4 6 8 11 12 13 16 18 और 20 हो गया ना 20 स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये कौन सी सीरीज होती है? ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। आप इसमें एज पर जब रिपीटिशन होता है तो रिपीटिशन में फ्रीक्वेंसी आ जाती है पिक्चर में। अब टेलीमार्क्स में अगर आपको थोड़ा सा और रिमाइंड कराऊं तो टेलीमार्क्स में आप ध्यान रखना, टेलीमार्क्स आपके अगर 5 आ जाते हैं, सपोज ये 10 5 बार आता तो 3 4 के बाद ये 5 लगता, याद है? फिर 1 2 3 4 फिर 5 ऐसे चलता है ये। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 4 के बाद टेलीमार्क क्रॉस करता है 5वां। क्लियर हुआ? ये कौन सी सीरीज बन गई? ये बन गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होता है। रेंज का मतलब क्या? कि अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरीके से होगा कि 10 to 15 के बीच में कितने बच्चे, 15 to 20 के बीच में, 20 to 25 के बीच में, 30 to 35 के बीच में, 42 या ऐसे ले लो, 10 to 15 15 20 20 25 25 30, ये हमेशा इक्विवेलेंट लेना। आगे हम सीखेंगे कि अगर अनइक्वल है तो कैसे इक्वल बनाना है। 35 to 40 ये ले लिया हमने। अब सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे टेलीमार्क्स हो गए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्लास इंटरवल बोल देंगे। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 4 10 2 12 15 एंड 5 20 एंड 5 25। ये मैंने ले लिया, ये मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिया है, पिछले वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक अलग एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है जिसमें रेंज होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, फिर टेलीमार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल में सिंगल चलते हैं, इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होता। डिस्क्रीट में नंबर्स होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज होगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से हमें गिवन होगा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंसेस हैं तीनों सीरीज के जो आपने समझने हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, बस ये लास्ट है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो फिर लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर। तो अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, कितने तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5 तरीके का हो सकता है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इस 5 तरीके की आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है। देखो दोनों बहुत सिमिलर है। एक्सक्लूसिव में ये वाला जो सीरीज है इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहेगी मोस्टली। देखो ये 20 है तो ये भी 20, ये 25 तो ये भी 25, ये 30 तो ये भी 35। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जब सेम रहती है तो एक्सक्लूसिव में यहाँ पे ये लास्ट वाली जो लिमिट होती है इसको एक्सक्लूड करके चलता है। एक्सक्लूड करके चलने का क्या मतलब है कि जैसे ये 10 to 15 अगर आप देखो तो नंबर हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप काउंट करो तो 10 11 12 13 14 15 6 नंबर्स हो गए, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करता है। इसको जब एक्सक्लूड करेगा तो इसके अंदर आएंगे 10 11 12 13 14। बात समझे? यहाँ पे ये 20 को एक्सक्लूड करेगा तो इसके अंदर आएंगे 15 16 17 18 19। यहाँ पे ये 25 को एक्सक्लूड करेगा तो इसमें आएंगे 20 21 22 23 24। यहाँ पे ये 30 को एक्सक्लूड करेगा तो यहाँ 25 26 27 28 29। बात समझे? तो एक्सक्लूसिव होती है जिसके अंदर हमारा ये लास्ट नंबर एक्सक्लूडेड रहता है, इसको हमेशा एक्सक्लूड करके चलता है। इंक्लूसिव,
इंक्लूसिव होती है ये जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी, यानी ये 10 to 14 है ना, तो ये 10, 11, 12, 13, 14 ही है, ठीक है। ये 15 to 19 हो गया, तो 15, 16, 17, 18, 19 पूरे 5 इंक्लूड होंगे। 20 to 24 दोनों, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी दोनों इंक्लूड होंगी, तो ये इंक्लूसिव होता है। देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, क्या ये 24 यहाँ है या नहीं, तो ये इंक्लूसिव हो जाता है, ठीक है। अब सपोज हम लोगों को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना हो, इंक्लूसिव सीरीज को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो कैसे करोगे, इधर से 0.5 माइनस और इधर 0.5 प्लस, यहाँ से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9.5, इधर 0.5 प्लस करोगे तो 14.5, 0.5 माइनस करोगे तो 14.5, 0.5 प्लस करोगे तो 19.5, 0.5 माइनस करोगे तो 19.5, 0.5 प्लस करोगे तो 24.5। समझे, पहले वाले में से माइनस करते जाओ 0.5, इसमें प्लस करते जाओ 0.5, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में। फिर आती है ओपन एंड। ओपन एंड होती है जिसमें आपके पास ये नहीं पता होता कि पहला और आखिरी कौन सा है, वो आपको खुद देखना होता है। जैसे ये लेस देन 10, फिर ऐसे लिख देगा ये लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो बस ये एक एंड दिखा रहा है, दूसरा एंड हमें नहीं पता, ये कौन सा हो जाता है, ओपन एंड। ऐसे इसमें मोर देन भी हो जाती है कि मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ये ओपन एंड में चला जाता है, ठीक हुआ। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर क्यूमुलेटिव की मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिव इन दोनों से निकल सकता है, मतलब इसमें भी दोनों से ही निकल जाता है, लेस देन से भी मोर देन से भी। अगर आपको CF निकालना हो तो CF के लिए क्या करना होता है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 1, 3, 5, अगर आपको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये आपने पहले भी सीखा हुआ है, बहुत सिंपल, बस 2 पहला वाला सेम, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। देखो क्यूमुलेटिव ना हमेशा एक ऑर्डर में होगी, कभी भी आगे पीछे नहीं होती, वो हमेशा ऑर्डर में होती है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, होगी CF हमेशा ऑर्डर में, क्लियर। मिड वैल्यू सीरीज में क्या होता है, मिड वैल्यू सीरीज में आपको मिड वैल्यूज गिवन होते हैं, मिड वैल्यूज गिवन होते हैं, ऐसे क्या मतलब है, यानी देखो जैसे आपको यहाँ मिड वैल्यू दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दिया होगा। अब अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो मिड वैल्यू माइनस हाफ आई, तो मिड वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस हाफ इंटू आई का मतलब होता है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 10, तो हाफ इंटू 10, देखो इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, मतलब सॉल्व करके ये कितना आ रहा है 5, तो ये मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि दोनों में हाफ आई यूज होगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 5, तो पहले वाला हो गया 5 - 5 यानी 0, दूसरा वाला हो गया 5 + 5, क्योंकि अपर लिमिट भी तो निकालोगे ना, तो मिड वैल्यू प्लस हाफ आई, लो दोबारा देख लो, मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू आई, ये 5, तो 5 - 5 0 और 5 + 5 10, तो ये 0 to 10 आ गया, समझे क्या। ऐसे ही अगला वाला निकाल सकता हूं मैं, अगला वाला कैसे निकलेगा, m फिर से लो, m यानी मिड वैल्यू है 15, तो 15 माइनस हाफ इंटू 10 फिर से, और 15 प्लस हाफ इंटू 10, ये 5 है फिर से, तो 15 - 5 कितना 10, और 15 + 5 कितना 20। अब 25 का करना हो तो 25 - 5, 25 + 5, क्योंकि हाफ आई की वैल्यू 5 आ रही है, हम हमेशा देख चुके हैं, तो 25 - 5 इज 20, उसके बाद 30। अब तो आप खुद कर सकते हो, समझे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हाउ टू कैलकुलेट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फॉर्मूला याद रखना, m माइनस हाफ आई और m प्लस हाफ आई, m यानी मिड वैल्यू और i यानी द डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज। क्लियर अब हुआ, तो ये हो जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। स्टिल अगर कुछ रहता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग उसको कवर अप कर देंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।